लेकिन वहाँ पर पहले से भगवा झंडा लगाया हुआ था और लोगों ने कहा, बजरंग दल के जो कुछ गुंडा तत्व के लोग हैं वो कह रहे थे कि हम जो है सो झंडा लगाने के लिए अम्बेडकर का नहीं देंगे क्योंकि अम्बेडकर का मूर्ति हमने बनवाया है। मैडम एक सवाल पूछना चाहेंगे, उसमें आप कोशिश ये कीजिए कि यस या नो में जवाब दे चुके। अक्सर बिहार में जब बात होती है राजनीति की तो कन्हैया कुमार और तेजस्वी को लेकर लोग कॉम्पिटिशन करते हैं कि बिहार में कन्हैया कुमार को पनपने इसलिए देना नहीं चाहते हैं, जो ये कन्हैया कुमार पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे वक्ता है, तो तेजस्वी यादव की छवि कमजोर होगी। क्या कोई सवाल ही नहीं पैदा लेता है कि हमारे आदरणीय नेता किसी खतरा? वो बिहार के उप मुख्यमंत्री दो बार रह चुके हैं, वो बिहार का अभी नेता प्रतिपक्ष है, तुलना ही नहीं है। हाँ, कन्हैया जी अच्छे वक्ता हो सकते हैं, वो एक बार कम्युनिस्ट पार्टी से जदयू में चुनाव जीते थे विद्यार्थी ये का, और कोई अगर केस किया तो उसका इन्वेस्टिगेशन किए बिना STF के जवान हजारों की संख्या में ब्लैक कमांडो जाके उनके घर को घेर लेता है और मीडिया के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि 47 और 56 को दिखाया जाता है। मैडम चुनाव नजदीक है, थोड़ी सी चुनाव पर बात करते हैं। चूंकि भाजपा के लोग ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बिहार में दबाव बनाना चाह रही थी आप लोगों के ऊपर, इसलिए कन्हैया कुमार को आगे कर दिया गया। वो अभी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चला रहे थे पूरे बिहार में घूमकर, और राहुल गांधी जी भी बिहार आए और बेगूसराय में यात्रा में शामिल भी हुए। तो क्या लगता है कांग्रेस आप लोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी? बिल्कुल नहीं। आप देखे होंगे कि अभी कल हमारी बैठक हुई है, पूरे सारे इंडिया गठबंधन के सारे लोगों की बैठक हुई है, जिसमें हमारे कांग्रेस भी थे। राहुल जी से लेके सारे लोगों ने कहे कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुकेश सहनी से लेके सारे लोग हमारे गठबंधन के, माले, CPI, CPM सारे लोग साथ में थे और सभी लोगों ने कहा है कि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का काम करें। इन लोगों को कोई मुद्दा है, बिहार में कोई काम किया है? बिहार ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को 40 में से 39 सीट देने का काम किया, 24 में भी दोनों को 12 सीट देकर 24 सीट देने का काम किया। फिर भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। इन लोगों ने कोई दर्जा नहीं। जब बाबू लालू प्रसाद थे तो 6 यूनिवर्सिटी बिहार में देने का काम किया और इन लोगों ने एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम नहीं किया। हम बेगूसराय को मांग कर रहे हैं कि आप प्रमंडल, बाबू लालू प्रसाद यादव ने कितने जिला बनाए, कितने अनुमंडल बनाए, कितने प्रखंड बनाए? इन्होंने एक प्रखंड भी बनाने का काम किया है? कुछ नहीं किया है। जिला बनाने हम लोग जो है मांग कर रहे हैं कि बेगूसराय को जो है यूनिवर्सिटी देने का काम करिए, प्रमंडल बनाने का काम करिए। कहीं कोई विकास की बात नहीं करते हैं और इनको जो है कौन क्या अलग हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कांग्रेस, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अपनी चिंता करें कि ये अचेता अवस्था वाले मुख्यमंत्री को कंधे पर रख करके दो जो है बगल में दो उप मुख्यमंत्री सटा करके जो है उनको ढो रहे हैं, उनको लेके चल रहे हैं, उनको कुछ चलने दे नहीं रहे हैं, बल्कि उनको कब्जा कर रखे हैं। तो इनकी अपनी चिंता इनकी होनी चाहिए। लेकिन मैडम सवाल ये है कि चाहे कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू की बात करें या कांग्रेस के जो भी बिहार के तमाम बड़े नेता है, वो लगातार CM फेस को लेकर सस्पेंस बनाए रखे। जब भी उनको CM फेस की उसको लेकर सवाल होता था तो वो कहते थे कि चुनाव के बाद तय होगा, यानी कि तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। नहीं, देखिए आप ऐसे लोगों का कोई ये नहीं। उनके नेता बोले हैं कभी? राहुल जी बोले हैं, सोनिया जी बोले हैं, खड़गे साहब बोले हैं? नहीं ना बोले हैं। तो जो पार्टी के नेता हैं वो निर्णय लेते हैं। आप उर्मिला ठाकुर से पूछिएगा कि आपका जो है प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तेजस्वी जी बनेंगे? तो हम तो कहेंगे कि चुनाव को हम तो नहीं जानते हैं, वो तो नेता जानेंगे। तो गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। वो उस जिन नेताओं ने बोले उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, पार्टी का राय नहीं है। हमारे इंडिया गठबंधन का राय, इंडिया गठबंधन का एक ही राय है कि तेजस्वी जी ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है और तेजस्वी जी के चेहरे पे ही, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे और बिहार का बढ़ता बिहार, उगता बिहार, विकसित बिहार के लिए तेजस्वी जी ही 2025 के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैडम एक सवाल पूछना चाहेंगे, उसमें आप कोशिश ये कीजिए कि यस या नो में जवाब दे चुके। अक्सर बिहार में जब बात होती है राजनीति की तो कन्हैया कुमार और तेजस्वी को लेकर लोग कॉम्पिटिशन करते हैं कि बिहार में कन्हैया कुमार को पनपने इसलिए देना नहीं चाहते हैं, जो ये कन्हैया कुमार पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे वक्ता है, तो तेजस्वी यादव की छवि कमजोर होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। विरोधी का काम ही इस तरह से विरोध में बोलना है। हमारे आदरणीय नेता को किसी का खतरा नहीं है, किसी का चेहरा। आप देखिए हमारे यहाँ मनोज झा जी जैसे लोग हैं, संजय जी जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वानों की कमी। हम ही को देखिए, दाढ़ी बनाने का बला का बेटी LLB PhD है। हमारे आदरणीय मिसा दी जो हैं डॉक्टरेट किए हुए हैं, रोहिणी आचार्य जी। अरे हमारे आदरणीय नेता तो देखिए, जब बाबू लालू प्रसाद यादव को जेल ले गया तो उस समय हम लोग सारे लोग, बिहार की गरीब गुरबा जनता जिसको जुबान की ताकत थे, बाबू लालू प्रसाद हताश और
निराश हो गए। उस स्थिति में तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो क्रिकेट खेल रहे थे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उन्होंने जो है उसमें लात मार करके चले आए अपने कैरियर में और जनता के कहे कि घबराइए नहीं, हम हैं। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी के अधूरे कार्य को, जो उनका झंडा, वो जिस जननायक जी का झंडा, जो समाजवादी का झंडा, समाजवाद का झंडा लेके चले थे, उन झंडा को मैं लेकर के चलूंगा। और उन्होंने अपने कैरियर को जनता की अदालत में खड़े कर दिए और जनता ने उनको चुनने का काम किया। कोई सवाल ही नहीं पैदा लेता है कि हमारे आदरणीय नेता किसी खतरा। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं, वो बिहार का अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, तुलना ही नहीं है। हाँ, कन्हैया जी अच्छे वक्ता हो सकते हैं, वो एक बार कम्युनिस्ट पार्टी से जदयू में चुनाव जीते थे विद्यार्थी ये का, और वो कांग्रेस का जिस पद पर हो, मुझे लगता है कि वो महासचिव या कोई हैं पद पे, तो एक वो अच्छे वक्ता हैं और हमारे जिला के हैं। लेकिन तेजस्वी जी का तुलना कन्हैया जी से किया ही नहीं जा सकता है। तेजस्वी जी एक पार्टी के लीडर हैं, राष्ट्रीय पार्टी हमारी कभी रह चुकी थी, वो एक पार्टी की लीडर हैं जिसका कई स्टेट में हमारे एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, और अभी कई मैंने 27 स्टेट में मेरा संगठन है। तो उनका तुलना क्यों किया जाएगा? ये तो विरोधी का काम है। कन्हैया जी भी हम लोग के सपोर्ट में हैं, हमारी पार्टी के राहुल जी जब सपोर्ट में हैं, और आप देखें ना कि महागठबंधन की जब बैठक हुई तो सारे लोगों ने निर्णय लिया कि हम तेजस्वी जी के चेहरा पे ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं। हालांकि कोऑर्डिनेशन अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी जी। मैम, मुकेश सहनी जी चुनाव तक आपके साथ रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। सारे लोग इंटैक्ट हैं, और ये जो बोलने वाले लोग हैं उनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। ऐसी खबर चल रही है कि नहीं, वो तो तोरक पार्टी हैं, और जब भारत को तोड़ सकते हैं हिंदू मुसलमान करके। आप देखें ना कि जब इस देश में संविधान पर खतरा, आरक्षण पर खतरा है, अंबेडकर जी को गाली दे रहे हैं, तो ऐसे लोग भी वहाँ जयचंद बैठे हुए हैं, जीतन राम मांझी जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग, जो सुरक्षित सीट से जीतते हैं, और अंबेडकर जो जिन्होंने आरक्षण देने का काम किया उनको गाली देता है। तारीपार जैसा आदमी अमित शाह, जो देश का, उनको स्टेट में रहने का अधिकार नहीं है, वो देश का गृह मंत्री बने हो, तो देश का हालात तो ऐसा ही होगा। अंधेर नगरी और चौपट राजा जब बैठा हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, इस देश के अंदर कुछ भी बोला जा सकता है। तो हमारे आदरणीय नेता का किसी से कोई न तुलना है न कुछ है। इस तरह की बातें और इस तरह की अफवाह फैलाने वाले विरोधी का काम है। एक सवाल आप लोग बराबर उठाते रहते हैं, या तेजस्वी यादव जी की बात करें तो वो भी लगातार ये कहते हैं कि चुनाव के बाद अगर चुनाव जीतती है तो भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। हालांकि लगातार वो लोग सफाई देते हैं कि चुनाव होने के बाद और चुनाव से पहले भी वो मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार को ही मानते हैं। वो उनको चेहरा नहीं मानते हैं। दम है, कहता है विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, तो है अपना चेहरा पर चुनाव लड़ने का दम। हमारे आदरणीय नेता लड़ेंगे, कहिए ना आने के लिए मैदान में, है दम। वो नीतीश कुमार जी को नहीं मान रहे। नीतीश कुमार जी का जो वोट है बैकवर्ड, चूंकि नीतीश कुमार जी जिस जात बिरादर से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग का ये तो तोरक पार्टी है। जिस तरह से जननायक जी को दरकिनार करने के लिए रामसुंदर दास को लाया गया, लालू जी को दरकिनार करने के लिए नीतीश कुमार को लाया गया, तो नीतीश जी के चेहरा के बिना जमानत जब्त हो जाएगा उन लोग का। मैडम, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पर रेड पड़ती है और बड़ी संख्या में फोर्स घेर कर रेड पड़ती है, और उनकी पत्नी लगातार प्रशासन पर आरोप लगाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से आप जानते हैं कि रीतलाल यादव माननीय विधायक दानापुर हैं, और कोई अगर केस किया तो उसका इन्वेस्टिगेशन किए बिना एसटीएफ के जवान हजारों की संख्या में ब्लैक कमांडो जाके उनके घर को घेर लेता है, और मीडिया के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि 47 और 56 को दिखाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज छोटी छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरा खराब है बिहार में, सरकार का जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन एक माननीय विधायक के घर, क्या वो कोई आतंकवादी था? उनकी पत्नी का अगर बयान सुने होंगे, एक आतंकवादी के घर को उस तरह से नहीं घेरा जाता है जिस तरह से उसके घर को घेरा गया। तो निश्चित रूप से जो है एक विधायक को सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, और ये रीतलाल यादव की महानता है कि उन्होंने न्यायालय का सम्मान करते हुए जाकर के सरेंडर किए, आत्मसमर्पण किए। तो ये तो जो है बहुत बड़ा मनमानी है। मीडिया पर खबर चली थी कि उनके यहाँ AK-47 या AK-56 बरामद हुआ है। हालांकि प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस बात का खंडन किया, और उनके यहाँ कई ब्लैंक चेक, कई कैश बरामद हुए। उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी और रीतलाल यादव सरेंडर करने से पहले खुद भी वो कह रहे हैं कि हमको जान का खतरा है। एक माननीय विधायक को जान का खतरा है, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा समस्या है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जिस तरह से एक आतंकवादी का घर को घेरा किया जाता है, एक माननीय जनता का प्रतिनिधि को इस तरह का
एक साधारण कोई जाकर केस कर दिया और उस केस पर आप 24 घंटा के अंदर में अगर इस तरह की बात करते हैं तो बिहार में तो ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है कि किसी भी मुद्दा को आप 24 घंटा के अंदर में आप नोटिस लेते हैं। आप तो कितनी घटना घट जाती है, आप कुछ नोटिस नहीं ले पाते हैं। तो एक विधायक के यहाँ हजारों ब्लैक कमांडो जाकर के घर घेर ले और मीडिया के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की जाए, जो मोदी मीडिया है, मतलब अंधभक्त मीडिया है, वो जाकर के दिखाने की कोशिश करे कि AK-47 और 56 है, तो निश्चित रूप से ये साजिश है। तो उनकी पत्नी ने कही कि मेरे पति अगर मिलते तो शायद वो काउंटर कर देते और इल्ज़ाम लगाते। तो निश्चित रूप से एक विधायक अगर असुरक्षा महसूस करते हैं तो इससे साबित होता है कि इस राज्य में कानून बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है और जिसको मर्जी उसको आप आतंकवादी घोषित कर दो, जिसको मर्जी उसके यहाँ हजारों ब्लैक कमांडर को भेज करके आप कमांडो को भेज करके आप उसके घर को घेर करके उसे मजबूर करो। तो निश्चित रूप से जो है हम कह सकते हैं कि बिहार में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई है। झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ, वहाँ पहले से एक भगवा झंडा लगा हुआ था और अंबेडकर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ। हालांकि प्रशासन सूझबूझ से उसको कंट्रोल कर ली। हालांकि एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा है कि स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी और प्रशासन के बीच काफ़ी नोकझोंक हो रही। देखिए, अंबेडकर साहब सभी के हैं और जिन लोगों ने अंबेडकर जी को आज गाली दे रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर के, देश के गृह मंत्री जो उनको संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, RSS और BJP वाले लोग, वो नागपुरिया कानून को थोपना चाहते हैं और मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। ऐसे लोग दिल से नहीं, उनके मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं, मूर्ति को स्थापित करके ऐसा करते हैं कि हम भी अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन वास्तव में अम्बेडकरवादी नहीं है। आज जब मैं मझौल गई थी अम्बेडकर जयंती में जो पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा था, वहाँ पर सूर्यकांत पासवान अपने भाषण में बता रहे थे कि जब मैं अम्बेडकर को, जिस दिन 14 तारीख था, 13 तारीख को हम लोग गए थे, पूरा धूल मिट्टी जमा हुआ था उनके मूर्ति पर, तो धो के साफ करके हम वहाँ जो है अम्बेडकर जी का झंडा लगा करके अम्बेडकर जयंती 14 तारीख को मनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर पहले से भगवा झंडा लगाया हुआ था और लोगों ने कहा, बजरंग दल के जो कुछ गुंडा तत्व के लोग हैं वो कह रहे थे कि हम जो है सो झंडा लगाने के लिए अम्बेडकर का नहीं देंगे क्योंकि अम्बेडकर का मूर्ति हमने बनवाया है, इसलिए इस पर झंडा का अधिकार भी हमारा है, कोई नहीं झंडा लगा सकता है चाहे अम्बेडकर का झंडा क्यों न हो। तो ये तो बदमाशी उन लोगों का है और प्रशासन तो पंगु बना हुआ है। प्रशासन जो है, प्रशासन के अगर सक्रिय रहती तो इतना बड़ा अपराध नहीं होता बिहार में, इसलिए प्रशासन के साथ अगर लोगों का आरोप है कि झंडा हमारा पहले से लगा हुआ था, अम्बेडकर जयंती के दिन उस भगवा झंडे को खोलकर फेंका जा रहा। अगर ऐसा किया गया होगा तो ये भी गलत बात है। हम नहीं चाहते हैं भगवा झंडा अगर लगाता है, मैं जानती हूँ कि भगवा झंडा वाले अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, फिर भी अम्बेडकर जी सबके हैं, इसलिए सब लोग जाएं, सब लोग, वातावरण स्वच्छ रहे, शांति कायम रहे और सारे लोग अपने झंडा को लगा करके अम्बेडकर जी की अम्बेडकर जयंती मना सकते हैं। मैं चाहूँगी कि किसी तरह का विवाद नहीं हो, हमारा समाज में जो भाईचारा है वो कायम रहे और जो लोग चाहते हैं कि इस तरह का जो है हम अंजाम दे करके चाहेंगे कि विवाद करके अशांति फैलाना चाहेंगे, तो हमें लगता है कि लोग सूझबूझ से काम लेंगे, ऐसे गुंडा तत्व के लोगों को कामयाब होने से जो है रोकने का काम करेंगे, ऐसे लोगों को दरकिनार करने का काम करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आपको।